जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो शपथ ग्रहण कल हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नौटंकी का पटाक्षेप हो गया। जो एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो लगा कि एकनाथ शिंदे को गुजरात लॉबी ने बता दिया है कि महाराज ज्यादा उछलो मत, जो आपको मिल रहा है उसको ले लो, 2-3 साल में ये भी आपसे छिनने वाला है, उसके बाद ना आप मंत्री रहोगे, ना आप राजनीति में कोई नाम आपका लेवर आएगा। तो ये तो एकनाथ शिंदे को मैसेज मिल गया। लेकिन अजीत पवार भी अगर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, एकनाथ शिंदे ने तो नौटंकी की, उन्होंने कोई नौटंकी नहीं की, इसका फायदा शायद उनको मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार को भी इसका फायदा मिलेगा। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे उसी रास्ते पे जाने वाले हैं जिसपे अकाली दल गई, जिसपे इंडियन नेशनल लोक दल गई, जिसमें बीआरएस गई, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस गई और जिसमें बीजेडी गई। अच्छा, दूसरा एक थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनने का मतलब क्या है। देखिए, पहला निष्कर्ष तो यह है कि अडानी जी के 3 सेफलदार आज महाराष्ट्र के लिए, उनके लिए रास्ता खोलने के लिए बिठा दिए गए और देवेंद्र फडणवीस मुख्य कार्यकर्ता हैं और बाकी 2 कार्यकर्ता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं। तो एक प्रकार से अब अडानी जी को रोकने वाली महाराष्ट्र के अंदर कोई शक्ति नहीं है। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है और ये रणनीति शायद लोगों को समझ में आ रही है, शायद लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप हरियाणा का एग्जाम्पल लें, अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल लें, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, बिहार का एग्जाम्पल लें, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें, हर जगह आपको यह मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीति यह है कि जिस भी प्रदेश में जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो, जो भी समाज मेजॉरिटी में हो और जिसको आदत पड़ गई है, उस राज्य के अंदर अपनी ताकत को दिखाने की, उसको बौना कर दो। जैसे हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ी कम्युनिटी कोई है तो वो जाट कम्युनिटी है और दलित कम्युनिटी है, और ये दोनों मिला के करीब करीब 40-45% होते हैं। और जाट मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पैर जमाने शुरू किए, उन्होंने बड़े आराम से जाटों को पीछे कर दिया और बाकी 35 बिरादरियों को जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब जाट आइसोलेट हो गए हरियाणा के अंदर, उनका प्रभुत्व तो खत्म हो गया। ये याद दिलाया गया बाकी कम्युनिटीज को, देखो जाटों ने कैसे तुम पर हावी हुए और तुम सब मिल जाओ, और मिला दिया। ये अलग। और यहां पे एक ऐसे समाज, सैनी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा में मात्र सैनियों की 2% है, लेकिन जाटों को आइसोलेट कर दिया। अब ये जाटों के अंदर अलग मुद्दा है कि भावना पनप रही है कि भाई अगर हम लोग आपस में मतभेद में पड़े रहे, जो 25-27% है हरियाणा के अंदर, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल होती रही कि हमको अलग कर दिया इन्होंने, तो हमें पूरी तरह से संगठित हो जाना पड़ेगा और हमें मुसलमानों और सिखों के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जो 50% हो, जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, जिससे हम अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस ला सकें। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर हुआ। वहां भी जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, वहां मीणा हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, ये बड़ी कम्युनिटीज हैं। लेकिन वहां भी जहां ब्राह्मण 3-4% होंगे, वहां पे भी उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना के एक मैसेज दे दिया कि हम यहाँ पे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे जो मोहताज होगा दिल्ली का और जो गुजरात लॉबी का, और यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, अगर उसके व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया तो उसको गलतफहमी होगी कि शायद वो अपने समाज का सबसे बड़ा नेता बन गया है। तो ये राजस्थान के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ। अब मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखिए कि जिस क्षेत्र में यादव सबसे ज्यादा हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमाओं के क्षेत्र हैं, वहां के व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने बना के महाकौशल के एरिया के एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इससे वहां भी एक मैसेज दिया कि अपनी डोमिनेंस को छोड़ो, हम तुम्हें
ये करते हैं। अच्छा, यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी है वो मराठा है, उसके बाद ओबीसीज हैं, उनके अंदर भी कुनबीज हैं ओबीसीज के अंदर। तो वहां भी उन्होंने मराठाओं के अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर दिया। मराठा एक तरफ हो गए और बाकी लोगों को, दलितों को, एससी ओबीसीज को, एसटीज को मिलाकर उन्होंने, और सवर्ण उनके साथ हमेशा से पूरे हिंदुस्तान के अंदर है ही, वहां भी। बाकी तो चलिए, चुनाव आयोग और ईवीएम की जो कृपा है वो तो अलग मुद्दा है, क्योंकि खबर मिल रही है कि 288 में 112 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के लोगों ने चुनाव आयोग में अपील कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है कि आप ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का मिलान करिए, और हमने उसके लिए पैसा जमा करा दिया है। अब देखिए चुनाव आयोग इसको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका उल्लंघन करता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कर सकता है क्योंकि वरद हस्त है उनको ऊपर से। खैर, तो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को भी उन्होंने निपटा दिया। हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को निपटा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया। तो बड़े बड़े कद्दावर नेता जो गुजरात नौबी को चैलेंज कर सकते थे उनको तो उन्होंने निपटा दिया, और ऐसे लोगों को वहां बिठा दिया जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, लेकिन जिनका राजस्थान में तो मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति बने जो पहली बार विधायक बने थे, जो पहले इलेक्शन लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इंडिपेंडेंट लड़े थे, चौथे नंबर पे आए थे, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए ये सारे मुख्यमंत्री आज हिंदुस्तान के अंदर हैं, ये या तो गुजरात नौबी के आदेश पे हैं या अडानी जी के आदेश पे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ। अब मैं जो समझ रहा हूं, एक और बात जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का एक और मतलब भी है। वो मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण लॉबी है, आरएसएस लॉबी, उसने भी एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको आरएसएस ने, दे पुट देयर फुट डाउन, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना के एक तो आरएसएस ने अपनी ताकत दिखा दी कि नहीं आपको बनाना पड़ेगा, और दूसरा जो नागपुर की लॉबी है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक चैलेंज और बढ़ा दिया कि अभी तक जो बड़े कद्दावर नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो मोदी जी के 75 साल पूरे होने के बाद जो आकांक्षा रखते थे कि देश के प्रधानमंत्री की इच्छा जिनकी है, उसमें एक तो अमित शाह साहब थे और एक योगी जी थे उत्तर प्रदेश के, यही कद्दावर हिंदूवादी नेता बड़े माने जाते हैं। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को सामने करके आरएसएस लॉबी ने एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस यंगेस्ट हैं और महाराज जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। चाहे जिताया तो चलिए चुनाव आयोग ईवीएम में है, लेकिन एक मैसेज देने की बात कि उत्तर प्रदेश में तो संघर्ष के बाद आप जीते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जीते हैं, लेकिन जहां पे महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जा रहा था, वहां पे अगर देवेंद्र फडणवीस इस प्रकार से जीत हासिल कर सकते हैं, इसका माने मोदी जी जो अगले साल 75 साल के होने वाले हैं, उनके 75 साल पूरे होने और उनके बीजेपी के संविधान के अनुरूप उनके रिटायर होने के बाद अगर किसी आदमी का सबसे बड़ा अधिकार बनता है तो आरएसएस ने सिद्ध कर दिया है, वो है व्यक्ति का नाम देवेंद्र फडणवीस, और योगी अमित शाह को पीछे। तो अमित शाह जी को भी एक परेशानी क्रिएट हो गई, अभी तो वो निपट रहे थे योगी जी से, अब उनको योगी जी से निपटने के बजाय अब उनको निपटना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस से। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ एडवांटेज ये है कि उनको, क्योंकि वो अडानी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए अडानी जी का भी उनको सपोर्ट मिलेगा, और वो गुजरात लॉबी जिसने अडानी जी को बढ़ाया है और जिस अडानी जी ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है, वो एक दूसरे पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अडानी जी को भी अब इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। अच्छा, एक और चीज सोचिए आप, वो आप सोचिए गुजरात चुनाव के पहले, जब इस विधानसभा चुनाव के पहले जो पिछली बार चुनाव हुआ था, कांग्रेस के 3 बड़े युवा नेता गुजरात के अंदर उभरे थे, और तीनों अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग से उभरे थे। उसमें एक हार्दिक पटेल थे जो पाटीदार समाज से थे, वो पाटीदार समाज की गुजरात के अंदर अच्छी पॉपुलेशन है, 16-17% पॉपुलेशन है। पटेल, पाटीदार, सरदार पटेल जिस कम्युनिटी से आते थे। हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के रिजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन के बाद वहां की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पाटीदारों की सोसाइटीज में घुस घुस कर पिटाई की थी,
और हार्दिक पटेल एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और बालक थे, और उसके बाद एक बड़े नेता की तरह उभरे थे, और उनको बहुत तगड़ा सपोर्ट गुजरात के अंदर मिला था, पूरा पाटीदार समाज का सपोर्ट उनको मिला था। और उनकी, क्योंकि वो कांग्रेस में उनका पूरा सम्मान मिला था, राहुल गांधी का पूरा सम्मान मिला था, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, प्रियंका गांधी भी उनका बड़ा सम्मान करती थी, तो नेता बन के उभरे और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी गुजरात कांग्रेस कमेटी का बना दिया गया। लेकिन उनके भी कुछ अपनी सीडीज रही होंगी, कुछ फाइल्स रही होंगी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पे शिकंजा कसा। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, विधायक बन गए। लेकिन उस दिन से आज तक आपने हार्दिक पटेल का नाम नहीं सुना होगा, बल्कि मेरे साथ भी जब मुझे हार्दिक पटेल का नाम याद नहीं आ रहा था कि वो कौन एक पाटीदार युवा नेता था, तो मुझे भी गूगल सर्च करना पड़ा, तो मुझे हार्दिक पटेल का नाम मिला। उसी प्रकार से वहां पे गुजरात के अंदर एक बहुत बड़े और युवा नेता थे जिनका बड़ा नाम प्रचलित हुआ था, उनका नाम था अल्पेश ठाकुर। भाई ठाकुर कम्युनिटी भी, जैसे पाटीदार कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है गुजरात के अंदर, ठाकुर कम्युनिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और ये ओबीसी कम्युनिटी। तो अल्पेश ठाकुर वहां पे मद्यपान के खिलाफ और तंबाकू इन सब के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। एक युवा नेता एक ठाकुर कम्युनिटी में उभर कर सामने आया था, बहुत बड़ा नेता बन गया था, कांग्रेस के साथ था और प्रियंका गांधी के बिल्कुल बगल में बैठता था। इतना सम्मान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको दिया करते थे। लेकिन उनका भी अब मामला क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कि जिन अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी की वजह से मिलकर कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी थी, वो अल्पेश ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये बात दूसरी है कि वो हार्दिक पटेल जितने लकी नहीं रहे, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके अंदर अल्पेश ठाकुर चुनाव हार गए। और आज के तारीख में जैसे हार्दिक पटेल का नाम याद करने मुझे गूगल सर्च करना पड़ा, वैसे ही मुझे अल्पेश ठाकुर का नाम याद करने में भी मुश्किल हुई। एक ही व्यक्ति युवा में तीसरा, जो कि एक दलित कम्युनिटी से आता था, जिग्नेश मेवाड़ी, वो पहले भी कांग्रेस के साथ था और आज की ताकत में भी कांग्रेस के साथ है, जबकि उसको पुलिस पकड़ के ले गई, आसाम पुलिस पकड़ के ले गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग, मतलब ही हैज सम प्रिंसिपल्स। तो तीन युवा नेता, एक हार्दिक पटेल, एक अल्पेश ठाकुर और एक जिग्नेश मेवाणी में से दो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और उनका पूरा राजनीतिक भविष्य, उनकी सारी जीवटता, उनकी सारा तेजस्विता सब खत्म हो गई, और आज की तारीख में उनका नाम लेवा कोई नहीं है। जिग्नेश मेवाणी एक है जो कम से कम संघर्ष कर रहे हैं, और अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो जिग्नेश मेवाणी विल एमर्ज टू बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ गुजरात दलित कम्युनिटी का, जबकि दलित कम्युनिटी की बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इवन देन ही हैज इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। तो एक प्रश्न तो ये उठता है कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल के किस्से सुनकर ये समझ में नहीं आया कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर उन दोनों को खत्म कर दिया, राजनीतिक रूप से उनका नाम लेवा नहीं बचा, क्या उसी प्रकार से ये स्थिति जो बाकी प्रदेशों में हुई वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की नहीं होने वाला? अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर एक नाम और बहुत तेजी से उभरा था, उनका नाम था जरांगे पाटिल। महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। मराठा कम्युनिटी में, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन, जैसे हार्दिक पटेल ने पाटीदार कम्युनिटी के लिए गुजरात के अंदर आंदोलन चलाया, महाराष्ट्र के अंदर जरांगे पाटिल ने मराठाओं के लिए रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, और ही इमर्ज टू बी ए वेरी स्ट्रांग लीडर। बल्कि लोग उनको भगवान मानने लगे और शरद पवार से और बाकी मराठा लीडर से अलग होने लगे, और जरांगे पाटिल एक बहुत बड़े मराठा लीडर की तरह उभरे। शुरू में कहा गया कि वो शरद पवार के विश्वस्त हैं, वो उनका साथ देंगे, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे भी उनसे मिले, उनको भी लगता है उसी प्रकार से घेरा गया जैसे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को घेरा गया। और आज की स्थिति यह है कि एक तीसरा उदीयमान नेता, दो तो चलिए गुजरात के थे, ये महाराष्ट्र के जो उदीयमान नेता थे जरांगे पाटिल, अब इनका भी कोई नाम लेवा नहीं बचा, इनकी भी राजनीति खत्म हो गई। क्योंकि वहां वे जो आज स्थिति है, क्योंकि या तो ये महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन देते, या चुनाव ऐसी जगह पे लड़कर जहां महायुति का मराठा कैंडिडेट होता, वोट का डिवीजन करते जिससे महाविकास अघाड़ी को फायदा होता। लेकिन इनको अपने चक्कर में इन्होंने अपना, आज की तारीख में अब जरांगे पाटिल का भी राजनीतिक भविष्य खत्म, ना ये मराठा आंदोलन में कुछ कर पाएंगे, और क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री भी वो ब्राह्मण बन गया जिनका महाराष्ट्र के अंदर जीतना, जैसे मधुलिम में आप जानते हैं मराठी लीडर थे, और वो आके बिहार में चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ब्राह्मण का इतना बड़ा नेता होकर उभरना। तो नाना पटोले भी एक कुणबी नेता, उनकी भी राजनीति
को किनारे लगाने का प्रयास हो गया, शरद पवार सबको, और शरद पवार जरांगे पाटिल और नाना पटोले का तो और उद्धव ठाकरे का तो इस प्रकार से हुआ, और एकनाथ शिंदे अजीत पवार का दूसरी प्रकार से हुआ, और जरांगे पाटिल का भी उसी तरह से हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग समझ गए हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन जो अभी भी समझ कर भी नहीं समझ रहे हैं वो लगता है बहुत अनाड़ी हैं, और इनको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जिस रास्ते पे सुखबीर सिंह बादल गए हैं, जिसपे चौधरी देवीलाल का परिवार गया है, जिसमें नीतीश कुमार जाने वाले हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जाने वाले हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के लोग गए हैं, जिसमें बीआरएस के लोग गए हैं। और इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग अभी भी नहीं समझे हैं, अभी भी ना समझ हैं, वो समझ लीजिए बिल्कुल अनाड़ी हैं, और उनको राजनीति की थोड़ी समझ होना आवश्यक है। तो इसलिए जिस प्रकार से हार्दिक पटेल का हश्र हुआ, जिस प्रकार से अल्पेश ठाकुर का हश्र हुआ, जिस प्रकार से जरांगे पाटिल का हश्र हुआ, वैसा ही हश्र मैं देख रहा हूं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का। समय कितना लगता है बस देखने की, इसी बात की इंतजार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।